बहुत ज्यादा तुम लोग हल्ला करते हो। हल्ला नहीं करना, तुम चिल्लाना नहीं पीछे से, देखो समझाते हैं, समझना है ध्यान से। तो आज क्या बता रहे हैं? कोयला के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? तो कोयला के बारे में बताया जा रहा है, और पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि कोयला क्या है ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कि अपरंपरागत है। क्या बताए थे? परंपरागत। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, पिछले कक्षा में बताया गया है ना। परंपरागत ऊर्जा किसको कहा जाता है ना? अपरंपरागत ऊर्जा किसको कहा जाता है? परंपरागत को हम लोग अनवीकरणीय भी कहते हैं, और अपरंपरागत को क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। तो ये आपका परंपरागत है, यानी कि क्या है? अनवीकरणीय है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कोयला है, पेट्रोलियम है ना, ये क्या है? अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है ना, परंपरागत है। तो किसको बोला जाता है? तो पिछले कक्षा में आप लोग को बताया गया है कि परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहा जाता है जिसका एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद दोबारा फिर से उसका निर्माण करना बहुत कम समय में है ना मुश्किल हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा ये मानव के द्वारा निर्माण किया गया आपका मटेरियल नहीं है कोयला और पेट्रोलियम। इसको निर्माण करने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। ये निर्माण होता कैसे है कोयला पेट्रोलियम, है ना? तो जब पृथ्वी पर किसी प्रकार का ताप दाब और है ना प्रेशर बढ़ने से होता क्या है कि हलचल जब होता है पृथ्वी पर क्या होता है? हलचल। और पृथ्वी पर हलचल होने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर अवस्थित जितने भी आपका पेड़ पौधे है ना, वृक्ष हैं और जो आपका जीव जंतु है, वो सभी मर जाते हैं, और मर करके पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? दब जाता है। और पृथ्वी के अंदर जैसे ही दब जाता है पेड़ पौधे और आपका जीव जंतु, तो दबने की वजह से क्या होता है कि वो आपका लाखों करोड़ वर्षों के हमें आपका उसमें क्या होता है? रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन जब होता है ना, अंदर आपका कुछ ऑक्सीजन भी है उसके साथ में, है ना? हाँ, ऑक्सीजन होने के साथ साथ आपका पृथ्वी के अंदर और कुछ ऐसे जल वगैरह भी है, कहीं पे आपका मिट्टी है। तो मिट्टी के साथ जहाँ पे मिट्टी का स्थान है, जहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम ना के बराबर है ना, तो वहां पे जब आपका दबता है ना, क्या? पेड़ पौधा। क्या दबता है? पेड़ पौधा। तो जब पेड़ पौधा दबता है ना, वृक्षें जब दब जाती है और मिट्टी के साथ में रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन करता है, यानी कि रासायनिक क्रिया करता है, कुछ ऑक्सीजन भी उसमें मिलता है। तो रिएक्शन होने के बाद वही आपका पेड़ पौधा से क्या बनता है? कोयला। क्या बनता है? कोयला बन जाता है। पेड़ पौधा से क्या बनता है? कोयला बन जाता है। और यही अगर है ना कोयला ना बन करके, ये तो कोयला बन गया कि जब मिट्टी में दबा, कहाँ दबा? मिट्टी में दबा, जहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, जहाँ पे मिट्टी है ना, वहां पे आपका पानी की मात्रा ना के बराबर है, सिर्फ नमी ही नमी है, ज्यादा पानी नहीं है ना। तो ऐसा स्थान में जब पेड़ पौधे और वृक्ष जब दबते हैं ना, तो क्या बनता है? कोयला। क्या बनता है? कोयला बन जाता है। लेकिन आप बातें करते हैं पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? तब वही पेड़ पौधा जब दबता है कहाँ पे? पृथ्वी के अंदर ही दबता है, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में दब जाता है। कहाँ दबता है? समुद्री क्षेत्रों में। और समझ सकते हैं आप लोग समुद्री क्षेत्रों में पानी अथाह होता है ना। अब पानी के क्षेत्र में जब पेड़ पौधा दबेगा, कहाँ दबेगा? पानी के क्षेत्र में, जहाँ पे जमीन तो है, जमीन में ही दबेगा, लेकिन पानी का जहाँ पे स्रोत होगा, क्या होगा? पानी का स्रोत होगा। तो पानी वाले स्रोत के स्थान पर जब पेड़ पौधे वृक्ष जब दबेंगे, है ना, भूचाल और हलचल आने के बाद, तो लाखों करोड़ वर्षों में रिएक्शन करके है ना क्या करेगा? पेट्रोलियम का निर्माण करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पानी कैसा होता है? एक तरल होता है, पेट्रोलियम कैसा होता है? तरल होता है। तो एक पेड़ पौधा का जो अंश होता है वो रिएक्शन कर करके पानी के साथ में, है ना, ऑक्सीजन भी कुछ उसमें, पानी में तो ऑक्सीजन भी है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है? रिएक्शन के बाद पेट्रोलियम का निर्माण होता है। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ पे होगा? धरती के अंदर ही होगा, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में होगा, जहाँ पे पानी का स्रोत है वहां पे होगा। अब किससे होगा? तो पेड़ पौधों से ही होगा, है ना। लेकिन पेड़ पौधों से फिर आपका कोयला का निर्माण कहाँ पे होगा? तो पृथ्वी के अंदर ही होगा, लेकिन जहाँ पे पानी की अंश ना के बराबर होगा, तो वहां पे आपका क्या होगा? कोयला का निर्माण होगा। क्या होगा? कोयला का निर्माण होगा। आगे अगर बातें करें कि सोना चांदी तांबा ये सब कैसे बनता है, तो अभी बताया गया ना कि जब पृथ्वी में भूचाल एवं हलचल आता है, भूकंप आता है, और सारे पेड़ पौधे जीव जंतु मर करके अंदर धंस जाते हैं, है ना, या जिंदा ही धंस गए अंदर तो भी मरना ही मरना है ना। तो वो जो जीव जंतु जो अंदर दबते हैं पृथ्वी के अंदर, तो जीव जंतुओं के बॉडी से, जीव जंतुओं के है ना बॉडी से है ना क्या होता है? सोना चांदी ये सब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोना चांदी वगैरह का निर्माण होता है। जो हम लोग हो गए जीव जंतु में, घोड़ा बैल बकरी जितना भी है, वो सारा जब दबता है तो उससे क्या होता है? सोना चांदी का निर्माण होता है, हीरा का निर्माण होता है ना। तो कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर ही होता है ना। लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, रिएक्शन की प्रक्रिया चलती रहती है, तब जाकर के किसी मानव का है ना नहीं है दिया हुआ कि जब चाहे मानव तब बना देगा कोयला, जब चाहेगा पेट्रोलियम बना देगा, जब चाहेगा आपका है ना
सोना चांदी बना देगा, ऐसा मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें काफी ज्यादा समय लगता है ना। एक बार अगर खर्चा कर दिया जाएगा, है ना, क्या पेट्रोलियम को 1 लीटर अगर पेट्रोल को खर्चा कर देते हो या 50 किलो कोयला जला देते हो, दोबारा उस जला हुआ कोयला के राख से आप कोयला नहीं बना सकते हो, है ना। पेट्रोल को जला दिया गया गाड़ी में, उससे धुआं निकल गया, उस धुआं से फिर पेट्रोल नहीं आने वाला है ना। इस प्रकार से है ना किसी मानव के द्वारा इस चीज का निर्माण, परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है कोयला पेट्रोलियम, इसका निर्माण नहीं किया जाता है। इसको बनाने में लाखों करोड़ वर्षों का समय लग जाता है, लाखों करोड़ वर्षों का समय लग जाता है। बताया ना अभी कैसे बनता है। चलिए, तो ये बात हुआ। अभी हम चर्चा क्या करने वाले, परंपरागत। तो बता ही दिए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको कहा जाता है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं, है ना। तो जिसको कम समय में नहीं बनाया जा सकता है, जिसके बनाने में लाखों करोड़ वर्षों का समय लगता है, वही तो आपका, है ना, अनवीकरणीय है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। और इसको कोई मानव बना नहीं सकता है, और इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर उसी को यूज नहीं कर सकता है। जो खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी इसका स्टॉक जो है सीमित है, ज्यादा स्टॉक इसका नहीं है। इसलिए देख रहे हैं भारत सरकार अलग अलग कदम उठा रही है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जब खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से लोग, हमारे देश का इकोनॉमी का जो पहिया है आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसके लेकर के अलग अलग तकनीक को भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिकों को छूट दिया जा रहा है कि आप तरह तरह की तकनीक को अपनाएं। देखें फिलहाल में आपका रोड पर आ चुका है ना, बैटरी से चलने वाला कार आ गया है, बैटरी से चलने वाला बस आ गया है ना, इलेक्ट्रिक बस भी आ गया है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आने वाला होगा, है ना, आएगा, है ना। तो ये बढ़ावा दिया है, देख रहे हैं। फिर आपका कोयला से, है ना, बनता था बिजली, तो आप देख रहे हैं सौर प्लांट लग रहा है बड़े बड़े पैमाने पे, है ना, बहुत बड़ा इलाका में आपका सौर प्लांट लगाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का स्टॉक जो है ना वो सीमित है, खत्म होने वाला है। तो आगे जुगाड़ किया जाएगा ना, तो यही जुगाड़ आगे कर दिया जा रहा है, किया जा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर होगा। कोयला पेट्रोलियम के भरोसे आदमी जिएगा नहीं, क्योंकि खत्म हो जाएगा। आगे कुछ ना कुछ उपाय तो खोजना होगा। आप लोग एक चीज और बताए कि थे, कि जल से, अगर जल जो है वो जल में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर जल से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, इसका एक तकनीक आ जाए वैज्ञानिकों के द्वारा, अगर खोज करके निकाल दिया जाए कि जल से हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जल जो है, पानी में जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन आपका भविष्य क्या ईंधन है, हाइड्रोजन क्या भविष्य का ईंधन है। तो जल से, जल का सूत्र जानते ना, H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। तो अगर जल से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो भी तो एक भविष्य का ईंधन है ना। तो भविष्य में आपका हाइड्रोजन से भी आपका ईंधन का इस्तेमाल, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके आगे, है ना, इकोनॉमी का पहिया बढ़ाया जाएगा। जो भी हम लोग चलाते हैं गाड़ी मोटर वाहन जिसमें खर्च होती है ईंधन, उसमें हाइड्रोजन ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी चर्चा क्या होने वाला है, परंपरागत जो स्रोत बता रहे हैं, कोयला क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन अभी कोयला के बारे में विस्तार से चर्चा होगा, है ना, कोयला के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आते हैं, है ना, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है, कोयला है। अब सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे आता है, कोयला मिलता कहाँ है। अभी तो बताएं कि कहाँ, है ना, कैसे बनता है, लेकिन कोयला मिलेगा कहाँ, तो परतदार या अवसादी चट्टानों में कोयला कहाँ मिलता है। कोयला का जो उपस्थिति होता है वो परतदार चट्टानों में होती है, अवसादी चट्टानों में होती है। इसी अवसादी चट्टानों को, परतदार चट्टानों को तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछट्टी चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? एक आपका आग्नेय चट्टान होता है, दूसरा आपका अवसादी चट्टान होता है, और तीसरा रूपांतरित चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान को आपका इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानों का पिता होता है। आग्नेय चट्टान क्या है? चट्टानों का पिता है ना, चट्टानों का पिता है। और आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और दूसरे बार में क्या होता है कि परतदार चट्टान आता है। अवसादी चट्टान जिसको कहते हैं, जिसको तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं, जिसको सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। और यह जो है परत दर परत, परत दर परत मिलता है। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस प्रकार से लेयर बाय लेयर आपका पाया जाता है अवसादी चट्टान। यानी परतदार, नाम ही तो है ना, परतदार, परत बाय परत मिलेगा। तल छट्टी है, तलों में जो है ना छटा हुआ मिलेगा, परत बाय परत, इसलिए इसको है ना परतदार चट्टान या तल छट्टी चट्टान भी कहा गया है ना। अवसादी चट्टान कहा जाता है इसको, सेकंड नंबर वाला को। और इसी अवसादी चट्टान में कोयला की उपस्थिति देखने को मिलता है, कोयला मिलता है। तीसरा कौन सा आता है चट्टान, है ना, रूपांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? रूपांतरित चट्टान, जिसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। उसको मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो 3 ही प्रकार का चट्टान होता है। एक चट्टान का कई 3, 4, 5 को नाम है ना।
तो चट्टान मात्र 3 ही है, लेकिन उसका एक चट्टान का नाम बताएगा ना कि अग्नेय चट्टान के क्या को नाम बताया, 3-4 को नाम बोल दिए है ना। आप सादी चट्टान का 3-4 को नाम बोल दिए है ना। तो नाम अलग अलग है। चट्टान कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक ही चट्टान को कई एक नाम है। चलिए तो इतना चीज समझ में आ रहा है। तो कोयला कहाँ मिलेगा? अब सादी चट्टान में। कोयला कहाँ मिलता है? अब सादी चट्टान में मिलता है। सबसे पहला प्रश्न यही आया। उसके बाद आगे क्या आता है देखिएगा कि भारत में क्या प्रश्न है? भारत में उपस्थित कुल कोयला भंडार का 99%। भारत में जितना उपस्थित कोयला भंडार है वो सारे कोयला भंडार का 99% जो कोयला है वो 99% कोयला का भंडार जो है वो गोंडवाना काल का है। किस काल का है? गोंडवाना काल का है। अब समझ जाइए गोंडवाना काल क्या है। तो गोंडवाना काल एक ऐसा समय था जो लगभग अभी से अगर देखा जाए तो 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। कब का बात है? 20 करोड़ वर्ष पहले की बात। बताया गया ना आप लोग को कि कितना लाखों करोड़ वर्ष का समय लगता है कोयला का पेट्रोलियम का निर्माण में, है ना। तो इस प्रकार से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना काल था। उस समय का कोयला भंडार है, उसी समय निर्माण हुआ था और जिसका हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, है ना। तो गोंडवाना काल का कोयला भंडार जो है ना, भारत में उपस्थित कुल कोयला भंडार का 99% है ना। और 10 किलो कोयला वगैरह में लगभग कितना 9 किलो कोयला जो है 100 किलो में 99 किलो कोयला जो है वो आपका गोंडवाना काल का है। किस काल का है? गोंडवाना काल का। परसेंटेज बता रहा है ना, 99% कोयला 20 करोड़ वर्ष पहले का है। कब का है? 20 करोड़ वर्ष पहले का। सेकंड प्रश्न आता है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों। पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य देख रहे हैं ना आप लोग, ज्योग्राफी में दिखाए होंगे। हाँ, कौन कौन है? मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है ना, सब बता ना। तो ये सारा क्या है? सिक्किम है। तो सब पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है। तो पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू कश्मीर JNK ये आपका क्या है? अभी संघ शासित राज्य है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जब से हटाया, नरेंद्र मोदी के द्वारा हटाया गया है ना। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कोयला का जो भंडार है वो कौन सा कोयला का भंडार है? तो तृतीयक युगीन कोयला भंडार है। तृतीयक युगीन कोयला भंडार है। तृतीयक युगीन कोयला भंडार जिसको टर्शियरी काल का कोयला क्या कहेंगे? टर्शियरी काल का कोयला कहेंगे, यानी कि गोंडवाना काल के बाद है। गोंडवाना काल के बाद है, यानी टर्शियरी काल का, यानी टर्शियरी युग का कोयला है। किस युग का है? टर्शियरी युग का कोयला है। कौन सा कोयला? जो आपका पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर आपका 18-20 प्रश्न लिखा हुआ तो 20 प्रश्न का चर्चा हो रहा है। लगभग 50 प्लस, कितना 50 प्लस क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, है ना। आगे आता है तीसरा नंबर प्रश्न कि कार्बन या शक्ति संपन्नता। शक्ति संपन्नता में किसी के पास शक्ति कम है, किसी के पास पावर ज्यादा है, किसी के पास पावर कम है। तो शक्ति संपन्नता और कार्बन की दृष्टि से, कार्बन की मात्रा होती है ना कोयला में, तो कार्बन की मात्रा और शक्ति संपन्नता की दृष्टि से कोयला को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में कि 4 भागों में? 4 भागों में बांटा गया। 4 प्रकार है कोयला का। सबसे जो अच्छा किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, उसके बाद पीट है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन है? पीट कोयला है। और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। कार्बन की मात्रा जब अधिक है तो धुआं कम देगा। धुआं कम कर देगा, नहीं देता है, धुआं नहीं देता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा धुआं नहीं देगा। तो 85 से 95% आपका एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा है। इसी की वजह से एंथ्रासाइट कोयला को जलाने पर धुआं नहीं देता है। और इसका इस्तेमाल धातुओं को गलाने में, धातुओं को, लोहा हो गया तो धातु है ना, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सारे धातुओं को गलाने में एंथ्रासाइट कोयला अच्छा क्वालिटी का कोयला, सर्वोत्तम किस्म के कोयला का उपयोग किया जाता है। और सर्वोत्तम किस्म का कोयला लाने का वजह क्या है? कार्बन की अधिकता। कार्बन की अधिकता, कार्बन की अधिकता नहीं होता तो अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट नहीं होता। फिर आता है कार्बन की मात्रा अगर देखें 60 से 80% बिटुमिनस में होता है। किसमें होता है? 60 से 80% बिटुमिनस में होता है। और लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितना है? 50 से 60%। और पीट कोयला जो सबसे घटिया कोयला है, निम्न किस्म का है, इसमें 50% से भी कम है। 20, 30, 25 ऐसे 35-40% कार्बन की मात्रा होती है। इसीलिए आपका पीट कोयला को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। भाग भाग धुआं देता है ना। देखते हो कोई गाड़ी अगर खराब हो जाता है कैसे भाग भाग धुआं मारता है, वैसे भाग भाग धुआं देता है। कौन? पीट कोयला, है ना। पीट कोयला क्या देता है? भाग भाग धुआं देता है और लकड़ी के जैसा जलता है ना। कोहराम मचा देता है ना, वहां पे जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। दम घुटने लगेगा, है ना। जहाँ पे धुआं काफी ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? दम घुटेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, बीमारी हो जाएगा। इसलिए पीट कोयला का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि भाग भाग धुआं देता है
है ना 50% कम कार्बन की मात्रा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसका चौथा प्रश्न आता है, कोकिंग कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? कोकिंग कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोकिंग कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? एंथ्रासाइट कोयला को, है ना। यह जलने पर धुआं नहीं देता है, जलने पर धुआं नहीं देता है, यह आपका एंथ्रासाइट कोयला है। नेक्स्ट आता है पांचवा प्रश्न, एंथ्रासाइट कोयला भंडार भारत में कहाँ है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल। कहाँ है? रानीगंज पश्चिम बंगाल में एंथ्रासाइट कोयला का भंडार है। छठा प्रश्न आता है, धातु को गलाने के लिए किस कोयला का उपयोग किया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला। बताया गया अभी यहाँ कि एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग धातु को गलाने में किया जाता है। 7वां प्रश्न आता है, किस कोयला को परिष्कृत करके कोकिंग कोयला बनाया जाता है ना। तो बिटुमिनस कोयला को परिष्कृत कर करके, है ना, आपका कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है, बनाया जाता भी है ना। बिटुमिनस कोयला को परिष्कृत किया जाएगा और परिष्कृत करके आपका कोकिंग कोयला का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन रियल में कोकिंग कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? अब कहेगा परिष्कृत कैसे करेगा? तो बिटुमिनस जो कोयला है उसको एक जगह इकट्ठा करके क्या करेगा? आग लगा देगा। क्या करेगा? आग लगा देगा, है ना। तो उससे क्या होगा? धुआं सब निकल जाएगा और मार देगा फिर थोड़ा देर के बाद पानी, है ना। तो कहता होगा तुम लोग, है ना, कौन कोयला हो? नहीं, वो तो है जो ज्यादातर जो आप होटलों में जो उपयोग किया जाता है, धुआं थोड़ा सा देता है, बंद हो जाता है ना। उसको कोई कोयला उसको कहता है, हम लोग देहाती भाषा में कुछ जानते हैं उसको, है ना। वो तो एक कट कोयला, दूसरा लकड़ी वाला हो गया, है ना। उसको पोला क्या कहते हैं? पोला क्या कहते हैं? पोला कोयला। देखिएगा पोला कोयला जलाते होंगे आप लोग तो धुआं कम देता है। आप लोगों को कहाँ नसीब है एंथ्रासाइट कोयला उपयोग करने का? ये बड़े बड़े कल कारखानों में उपयोग किया जाता है एंथ्रासाइट कोयला का। हम लोग के यहाँ जो इस्तेमाल होता है शादी ब्याह में ज्यादातर, है ना, किसका इस्तेमाल होता है? बिटुमिनस कोयला का इस्तेमाल होता है। और जो होटलों वाला जो इस्तेमाल करता है वो पोला कोयला का इस्तेमाल करता है। वही आपका बिटुमिनस कोयला को परिष्कृत कर दिया जाता है, लगभग, है ना, जला दिया जाता है। जला करके उसको पानी मार करके उसको, है ना, छोटा धुआं निकल जाता है, तो हल्का धुआं देता है जलने पर, फिर, है ना, वही आपका, है ना, पोला कोयला है जो बिटुमिनस से बनाया गया है। समझ में आई बात? चलिए उसके बाद आता है प्रश्न, भारत में उपस्थित अधिकांश कोयला किस किस्म का है? तो बिटुमिनस है ना। 90% जो भंडार है भारत में कोयला का, वो कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोयला है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न कोटि का कोयला किसे माना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला। लेकिन सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है? तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला है। कौन कोयला है? पीट कोयला। पीट देगा तोरा, हाँ, वहाँ पे जला के रख दो, पीट कोयला तोरे पीट देगा। ओकरा का पीटोगे तोरा पीट देगा, है ना। पीटेगा ना रे, इतना धुएं देगा, भाग के पीट देगा? नहीं पीटेगा, तबियत खराब हो जाएगा। पीट ही नहीं दिया तोरा, बोलता है पीट देंगे तोरा, मार देंगे, तो पीट देंगे मार देंगे तो तबियत खराब होगा ना रे, है ना। तो वही तरह पीट देता है पीट कोयला, इसलिए पीट कोयला का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना के बराबर। उसके बाद भारत में बिटुमिनस कोयला का भंडार कहाँ है? तो भारत में बिटुमिनस कोयला मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। उसके बाद आता है भारत में लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और केरल, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, केरल में। सब दिख रहा है आप लोगों को? उसका 14 नंबर प्रश्न आता है, लकड़ी की तरह जलकर अधिक धुआं देने वाला कोयला कौन है? तो पीट कोयला। लकड़ी की तरह जल करके अधिक धुआं, वही बता रहे हैं जो भाग धुआं देता है ना, कौन कोयला? पीट कोयला। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कोयला तथा कार्बन का। कोयला तथा कार्बन का अपरूप है। और ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 80 से 85% ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा होती है। कितना होता है? कार्बन की मात्रा जो होता है ग्रेफाइट में कितना होता है? 80 से 85%। है ना। तो लकड़ी की तरह जलकर अधिक धुआं कौन देता है? पीट कोयला देता है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कोयला और कार्बन का है। ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 85% होता है। और कार्बन के कितने अपरूप है? तो 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, कार्बन के 3 अपरूप है ना। और आपका, है ना, कट पेंसिल जो देखे आप लोग, जो पेंसिल जो लिखते हैं, है ना, ड्राइंग वगैरह का, है ना, खींचते हैं, ड्राइंग खींचते ना है कॉपी पे, तो कट पेंसिल के भीतर जो आपको काला रंग का डंडा दिखता है पतला वाला, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट ही होता है। और ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। अगर ग्रेफाइट में करंट को प्रवाहित किया जाए तो मारेगा लाइन झकाझक, है ना। ग्रेफाइट को अगर लाइन में कनेक्ट कर दिया जाए, करंट प्रवाहित करोगे, है ना, तो खटाक सुन लाइन मारेगा। इसलिए ग्रेफाइट का विद्युत का सुचालक है, मतलब आसानी से उसमें, है ना, करंट क्या होता है? प्रवाहित हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो इतना चीज याद कर लेंगे आप लोग, दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है।